मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन जिसमें महिलाओं के शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं। तो क्या बालों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है? इस वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे। नमस्कार। मेनोपॉज और हेयर लॉस ये बहुत सी महिलाओं में साथ साथ आता है क्योंकि बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो मुख्य हार्मोन का चेंज होता है वो है एस्ट्रोजन का लेवल कम होना। ये हार्मोन के चेंजेस बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस महिलाओं के शरीर में करते हैं। तो बहुत से सिम्टम्स आते हैं जिसमें प्रमुख सिम्टम्स हैं लो मूड, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, बहुत से मेटाबॉलिक चेंजेस होने के कारण वेट गेन होता है। और ये जो सारे चेंजेस हैं इसके साथ में 50% ऑफ द फीमेल ये हेयर लॉस से भी प्रभावित होता है। तो हेयर लॉस आखिर मेनोपॉज में क्यों होता है? जैसा मैंने बताया बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, तो जो प्रमुख सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका लेवल कम होने लगता है। क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो जो दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन वो कंपैरेटिवली मात्रा में ज्यादा हो जाता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही ऐसे हार्मोन हैं जो महिलाओं में बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हेयर एक मिनी ऑर्गन की तरह है। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे स्टेम सेल्स हैं, मेलेनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स, ये सारे जो सेल हैं ये डिफरेंट फंक्शन के साथ में हेयर हमेशा एक ग्रोथ के फेज में रहता है। हेयर एक डायनेमिक स्ट्रक्चर और ये जो हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ में सपोर्ट कर। प्रोजेस्टेरॉन को ही ले ले तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। जब ये 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करता है तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी का लेवल रिड्यूस होता है। आप देखेंगे जब महिलाओं में प्रेगनेंसी होती तब 9 मंथ्स के दौरान उनके बाल बेहतर हो जाते हैं क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है। इसी तरीके से एस्ट्रोजन एस्ट्राडियोल के फॉर्म में हेयर साइकिल और हेयर ग्रोथ दोनों को प्रभावित करता है। तो ये बालों की जो एनाजन फेज है उसको बढ़ाता है और बहुत सारे ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे फॉलिकुलर केराटिनोसाइट्स की ग्रोथ प्रभावित हो। तो अल्टीमेटली जो हेयर की ग्रोथ है वो कौन प्रभावित करता है? हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन्स। तो जो एंड्रोजेंस हैं ये नेगेटिव प्रभाव डालते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। चूंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं तो देयर इज कंपैरेटिव इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एंड्रोजेंस, डीएच, इसीलिए इसे कहा जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो चाहे वो मेल हार्मोन के कारण हो, मेल पैटर्न हेयर लॉस हो या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो, इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। ये जो सारे हार्मोन्स के परिवर्तन हैं इसकी वजह से शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। बॉडी की मेटाबॉलिक इफिशियंसी रिड्यूस हो जाती है। मेटाबॉलिक इफिशियंसी रिड्यूस हुई, इसका क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होना था वो एनर्जी का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जैसा हमने अभी बताया हेयर हमेशा एक कंटिन्यूअस ग्रोथ फेज में रहता है और हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन को या किसी भी लिविंग बीइंग को यदि ग्रोथ करनी है तो उसे एनर्जी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, फैट का प्रोडक्शन बढ़ गया, इसलिए कुछ और भी सिम्टम्स जैसे वेट गेन, एब्डोमिनल एडिपोसिटी, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और यहाँ तक कि ग्लूकोज का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाता है क्योंकि देयर इज इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये सारे मेटाबॉलिक चेंजेस एनर्जी के प्रोडक्शन की कमी के साथ में बालों की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। मेनोपॉज एक तरीके से एजिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम होगा और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बीटा कैरोटीन जो नॉर्मली बालों की रिपेयर में, ग्रोथ में सहायता करते हैं, इनका सप्लाई कम हो जाए। इनका सप्लाई कम होने के कारण फिर से हेयर थिनिंग हुई, लॉस ऑफ हेयर वॉल्यूम हुआ और जो बालों का टेक्सचर है वो भी प्रभावित हो। तो आखिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो पेरीमेनोपॉजल एज की समय से आपको अपने न्यूट्रिशन का,
अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप किसी भी डॉक्टर के संपर्क करके और फूड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12, जिंक, आयरन, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये सारी चीज़ें तो आपको लेनी ही है। साथ में जो US FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं।